हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 2। मैंने लास्ट क्लास में आपको मॉनेटरी पॉलिसी का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, फिर हमने उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले एक जो आपके डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एक जो आपके क्या हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन है? कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा क्या है आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे CRR की। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, करंट में इसका परसेंटेज कितना है आपका? 3% है। अब आप इसको समझिए, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। हिंदी में इसको हम कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। ठीक है, अब नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है? तो देखो यहां पर क्या होता है, सभी जो बैंक्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, सभी बैंक्स को अपने NDTL का कुछ परसेंट केवल और केवल कैश की फॉर्म में एक रिजर्व रखना होता है, और ये रिजर्व वो किसके पास रखते हैं? RBI के पास। ठीक है, क्यों रखते हैं? तो वो एक एक्ट को फॉलो करते हैं जिस एक्ट का नाम है आपका RBI एक्ट 1934 का कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 42 सेकेंड। ठीक है, तो RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 42 सेकेंड के अकॉर्डिंग सभी बैंक्स को अपने टोटल NDTL का कुछ परसेंटेज केवल और केवल कैश की फॉर्म में एक रिजर्व रखना होता है। किसके पास? RBI के पास। और उस रिजर्व को हम किसका नाम देते हैं? CRR का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखने वाली दो बात है। पहली बात तो ये कौन से एक्ट को फॉलो करता है? RBI एक्ट 1934। उसका कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 42 सेकेंड आता है। ठीक है, और किसकी फॉर्म में होता है? तो केवल और केवल कैश की फॉर्म में होगा। और ये जो करंट परसेंटेज है ये आपका कितना है? 3%। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म आई है नई जो आपको समझने लायक टर्म है, और उस टर्म का नाम है NDTL। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि NDTL क्या होता है। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो इसको हम कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ठीक है, अब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या होती है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। देखो बैंक में 4 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक सेविंग्स अकाउंट होता है, एक आपका करंट अकाउंट होता है, एक आपका होता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, और एक होता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसको SA से डिनोट करते हैं, जो करंट अकाउंट होता है उसको CA से, जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है उसको FA से, और जो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है उसको RA से। आपने देखा होगा कभी जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो आपको एक स्लिप जो है वहां पर फिल करनी होती है, और उस स्लिप पर ऐसे ऊपर कॉलम बने होते हैं छोटे छोटे 4। तो वहां पर आपको टिक करना होता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं, करंट में कर रहे हैं, फिक्स्ड में कर रहे हैं, या आप किसी रिकरिंग डिपॉजिट में कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ दूं तो यहां से एक टर्म बन जाती है जिसको हम कहते हैं कासा, और अगर मैं इसको जोड़ दूं तो यहां से एक टर्म बन जाती है जिसको हम कहते हैं राफा। ठीक है, अब ये कासा राफा क्या है? देखो कासा बन गया करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। अब करंट और सेविंग में डिफरेंस क्या होता है? सेविंग होता है बचत खाता जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, करंट होता है चालू खाता। चालू मतलब इसका बेसिक पर्पस होता है बिजनेस के लिए, जिसमें से आप रोज पैसा जमा कर सकते हैं, रोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं करंट अकाउंट। तो इस दोनों को मिलाकर बन गया कासा। जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है उसमें क्या होता है, आपको एक लमसम अमाउंट जो है वो बैंक में फिक्स्ड कराना होता है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताना पड़ेगा, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितने भी दिन के लिए आपको वो पैसा फिक्स कराना है।
तो उतने समय के लिए आप बैंक को बताएंगे कि इतने समय के लिए मेरा पैसा आपके पास रहेगा, और इसके ऊपर बैंक आपको एक इंटरेस्ट देता है, एक पर्टिकुलर टाइप क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, अमाउंट, पर्टिकुलर परसेंटेज। ऐसे ही रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या होता है, इसमें आप जो पैसा जमा करते हैं वो आपका मंथली होता है, हर महीने आपको कुछ कुछ अमाउंट इसमें जमा करना होगा, तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं, एक कासा और एक राफा, तो ये कासा और राफा जब मिलते हैं तो देखो, अगर मैंने इसको मिलाया, ये कासा और ये मिलाया आपका राफा, अब इस कासा और राफा के दो मालिक हो गए। ठीक है, पहली बात समझिए, कासा किसके पास डिपॉजिट किया आपने, बैंक के पास। किसने डिपॉजिट किया, कस्टमर ने डिपॉजिट किया। ठीक है, तो बैंक के लिए कासा क्या होगा, बैंक के लिए कासा होगा एक लायबिलिटी, और कस्टमर के लिए कासा क्या होगा, एक ऐसी पर्टिकुलर डिपॉजिट जो उसने जब उसका मन करेगा तब उसको वो डिपॉजिट को विड्रॉ कर लेगा। तो बैंक के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिमांड लायबिलिटी। ठीक है, और कस्टमर के लिए क्या हो जाता है, ये कस्टमर के लिए ये हो जाता है डिमांड डिपॉजिट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से जब हम राफा की बात करते हैं तो राफा भी दो तरह के मालिक हो गए, एक बैंक हो गया, एक कस्टमर हो गया। ठीक है, तो बैंक के लिए जो राफा होता है वो क्या होगा, टाइम डिपॉजिट, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर समय के लिए उसको डिपॉजिट किया। और कस्टमर के लिए ये क्या होगा, बैंक के लिए ये हो जाएगा, सॉरी, टाइम लायबिलिटी, और कस्टमर के लिए ये हो जाएगा आपका क्या, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, क्योंकि जिस दिन कस्टमर का टाइम पूरा हो जाएगा उस दिन वो कभी भी बैंक के पास जा सकता है और उसको बोल सकता है कि भाई मेरा पैसा मुझे आप क्या कर दीजिए, वापस कर दीजिए। अब ये जो दोनों टर्म्स मैंने आपको बताई, कासा और राफा, तो ये कासा और राफा से मिलकर ही आपका क्या बनता है, एनडीटीएल बनता है। ठीक है, और इसी एनडीटीएल को हम क्या कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, अब ये यहां पर समझने वाली बात क्या है, देखो, ये डिमांड लायबिलिटी डिमांड डिपॉजिट, टाइम लायबिलिटी टाइम डिपॉजिट, ये तो समझ में आ गया। लेकिन इसके आगे एक वर्ड लगा है नेट। अब ये नेट कैसे निकालते हैं हम, तो नेट का मतलब क्या होता है, सपोज टोटल मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और उसमें से मैंने बोला कि मेरा जो नेट इनकम हुआ वो हुआ 2 लाख। ठीक है, मतलब मैंने टोटल 5 लाख रुपए कमाए लेकिन मेरी नेट इनकम कितनी है, 2 लाख। तो इसका मतलब ये 5 लाख मेरी क्या है, ये मेरी टोटल इनकम है। ठीक है, मेरी टोटल इनकम 5 लाख है लेकिन मेरी नेट इनकम कितनी है, 2 लाख। अब आप कैसे समझेंगे कि अगर 5 लाख में से 3 लाख को हम माइनस करेंगे तभी तो 2 लाख आएगा। तो इसका मतलब ये जो 2 लाख रुपीज है ये मेरा क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब नेट वैल्यू को निकालते हैं तो उसमें से हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर भी नेट लगा है तो इसका मतलब इसमें से भी कुछ ना कुछ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब हम माइनस क्या करेंगे वो चीज आप यहां पर डिटेल में समझिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीटीएल के बारे में। ठीक है, तो एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है। ठीक है, डिमांड लायबिलिटी क्या होंगी, विच आर पेबल ऑन डिमांड, यानी जब आपका मन करेगा तब आप बैंक से जाकर निकाल लेंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। तो उसमें सबसे पहले सेविंग डिपॉजिट आएगा, फिर करंट डिपॉजिट आ जाएगा, फिर आपका ओवर ड्यू आएगा फिक्स डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट क्या है, सपोज 5 साल के लिए मैंने एक एफडी कराई लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी मैं उस एफडी को लेने बैंक के पास नहीं गई, तो इसका मतलब वो ओवर ड्यू हो गई ना। अब ओवर ड्यू होने के बाद यानी जिस डेट के बाद वो कभी भी मैं किसी भी दिन बैंक के पास जा सकती हूँ उसको मांगने के लिए, तो वो क्या हो गया, ओवर ड्यू फिक्स डिपॉजिट। मार्जिन होते हैं अगेंस्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक तरह का सिक्योरिटी पेपर होता है। ठीक है, जब आप इसको इशू कराते हैं तो इसके अगेंस्ट भी बैंक को कुछ मार्जिन मिलता है। तो इस तरह की कई सारी चीजें वो किसमें आएंगी, डिमांड। डिमांड में आपको ध्यान रखना है ऐसी चीजें जिसको कस्टमर कभी भी बैंक से जाकर ले सकता है। ठीक है, सेकेंड चीज टाइम लायबिलिटी विच आर पेबल अदरवाइज ऑन डिमांड, यानी कि जो डिमांड के अलावा पे की जा सकती है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कराया, आपने 6 महीने का फिक्स डिपॉजिट कराया, आप कल जाके बैंक को बोलने लगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन उस फिक्स डिपॉजिट में से बैंक को जो भी लॉस होगा तो वो परसेंटेज वो आपकी इंटरेस्ट अमाउंट में से क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही कैश डिपॉजिट्स आता है, क्यूमुलेटिव और रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, सब किस में आता है, टाइम लायबिलिटी में। ठीक है, अब इसके अलावा भी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं अदर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जिसको आप कहते हैं ओडीटीएल। ठीक है, अब ये ओडीटीएल क्या है, तो इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिपॉजिट्स बिल्स पेबल अनपेड डिविडेंड्स। डिविडेंड्स क्या होता है, जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के या बैंक के, तो उनको कुछ शेयर इशू किए जाते हैं जिन पर उनको फिक्स्ड इंटरेस्ट दिया जाता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो अगर
आपके बिल्स पेबल हैं, अनपेड आपके डिविडेंड्स हैं, आपके इंटरेस्ट अक्रूड हैं डिपॉजिट्स के ऊपर, ठीक है, या आपका कोई भी पब्लिक नेट क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जो भी बैंक अपना एडजस्टमेंट करते हैं उसमें, तो वहां पर जो भी पैसा आपका ड्यू है वो ओडीटीएल में आएगा, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो एनडीटीएल हमें समझना है, तो डिमांड लायबिलिटी, फिर टाइम लायबिलिटी और फिर ओडीटीएल, तीनों को ऐड कर देंगे और इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, वो पार्ट डिपॉजिट्स इन अदर बैंक, बैंक के वो डिपॉजिट जो उसने किसी दूसरे बैंक के साथ मैनेज किए हैं, उसका वो पैसा जो किसी दूसरे बैंक के साथ उसने रखा है, उसको हम बोलते हैं क्या, डिपॉजिट्स इन अदर बैंक्स, ठीक है। तो उसके पास जितना भी उसका ये टोटल 3 पार्ट है, इसमें से वो अपना जितना भी उसका अदर बैंक्स में डिपॉजिट होगा उसको माइनस कर देगा और उससे हमें जो पार्ट निकल कर आएगा उसी पार्ट को हम किसका नाम देंगे, एनडीटीएल का नाम देंगे, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम अपना पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको बोला कि जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, यहां पर ध्यान रखना है आपको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। अब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक क्या होंगे, वो बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्ट होते हैं। सेकंड शेड्यूल में क्या होते हैं, लिस्ट होते हैं। तो ऐसे बैंकों को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट केवल और केवल कैश की फॉर्म में एक रिजर्व रखते हैं, किसके पास, आरबीआई के पास, और उस रिजर्व को क्या कहा जाता है, सीआरआर। अगर आपसे बोला जाए कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 42 सेकंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। चलिए किसका परसेंटेज होता है, एनडीटीएल का। अब अगर हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एसएलआर। एसएलआर स्टैच्यूरेटरी, फुल फॉर्म क्या होगी, स्टैच्यूरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब ये करंट में कितना परसेंट है, तो इसका परसेंट है आपका 18.50%, ठीक है। तो देखो ये क्या होता है, सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है, और प्लस साथ में जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, वहां पर केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक था, यहाँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन सभी को एक एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट का नाम क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का लॉ सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग अपने टोटल एनडीटीएल का कुछ परसेंट लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। अब लिक्विड एसेट्स में क्या होगा, लिक्विड एसेट्स में आपकी 3 चीजें आएंगी, एक आपका कैश आएगा, एक आपका गोल्ड आएगा और एक आपका आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या आते हैं, यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, टी बिल्स आते हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप समझिए वो सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो सरकार की तरफ से आते हैं जिनमें लोग अपना पैसा लगाते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, एक तरह से सेफ होते हैं, जिसमें पैसा लगाने से आपको कभी रिस्क नहीं होता। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के 24 सेक्शन के अकॉर्डिंग अपने टोटल एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंटेज लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स में 3 चीजें, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में वो एक रिजर्व रखता है, किसके पास, अपने खुद के पास, इटसेल्फ। वो रिजर्व किसके पास था, आरबीआई के पास। ये किसके पास रखा जाएगा, अपने खुद के पास, ठीक है। तो इस रिजर्व को हम क्या बोलेंगे, इस रिजर्व का नाम हम क्या देंगे, एसएलआर देंगे, जिसको हम बोलेंगे स्टैच्यूरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। अब देखो, अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब देखो सीआरआर क्या है, सपोज किसी व्यक्ति ने 100 रुपये बैंक में जमा किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। किसी व्यक्ति ने 100 रुपीज डिपॉजिट किया, तो इसका मतलब ये किसका पार्ट हो गया, एनडीटीएल का, ठीक है। अब ये 100 रुपये जमा किए, हमने बोला इस एनडीटीएल का कुछ परसेंट जो कैश की फॉर्म में रखा जाता है आरबीआई के पास, उसको हम क्या कहते हैं, सीआरआर। अब सपोज करो 100 रुपीज डिपॉजिट हुए, तो इस 100 रुपीज का 4% कितना होगा आपका, 4 रुपीज, यानी कि ये रिजर्व रखा जाएगा किसके पास, आरबीआई के पास, ठीक है। और इसी में से 18.50%, ठीक है, कितना है करंट में, 3 है ये, सॉरी 3 रुपीज, 3% है।
तो 3 रुपीज आरबीआई के पास हो गया, 18.50 यहाँ हो गया, तो इसको ऐड करो, ये 3 रुपीज हो गया यानी कि 3.00 और ये हो गया आपका 18.50, तो ये कितना हो गया 5112 यानी 21.50। हमारे पास रिजर्व कितना था एनडीटीएल 100, उसमें से कितना हमने रिजर्व कर दिया यानी कि 100 में से हमने 21.50 लगभग रिजर्व कर दिया, तो बाकी का ऑलमोस्ट हमारे पास कितना बचा, तो हमारे पास ये बच गया लगभग 79% या 78% समथिंग लगा लीजिए, यानी कि हमारे पास 100 में से कितने रुपए बच गए, सीधे सीधे 78 रुपीज। अब देखो यही वो लिक्विडिटी है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, यही वो लिक्विडिटी है जिसके बढ़ने से और घटने से, यानी यही वो मनी सप्लाई है जिसके बढ़ने और घटने से मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या होता है, मिसमैच होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, अभी सीआरआर 3% है, ठीक है, और एसएलआर कितना है 18.50%। अब सपोज करो मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, उसने बोला कि जो सीआरआर 3% है इसको बढ़ाकर कितना कर दो, इसको कर दो सपोज 10%, ठीक है। अब लिक्विडिटी क्या थी, देखो ये वो पैसा है जिसको बैंक किसके रूप में इन्वेस्ट करता है, लोन के रूप में, ठीक है। अब 3% से सीआरआर को बढ़ाकर कितना कर दिया 10%, और सपोज एसएलआर जो आपका 18.50% था इसको बढ़ाकर हमने कर दिया कितना 20%, ठीक है। तो टोटल रिजर्व कितना हुआ 30%। पहले हमारे पास रिजर्व कितना था 21.50%, अब कितना हो गया 30%, तो इसका मतलब ज्यादा हो गया। टोटल रिजर्व हमारे पास 100 रुपए था, यहां पर भी 100 रुपीज था, तो 100 में से हमने इसको माइनस किया तो ये आया था। अब अगर 100 में से हम 30% रिजर्व रख देंगे तो हमारे पास लिक्विडिटी कितनी बची 70, यहां पर कितनी थी 78 रुपीज। अब यहां लिक्विडिटी ज्यादा थी, यहां पर लिक्विडिटी क्या थी कम थी, यहां पर लिक्विडिटी क्या हो गई कम। अब देखो इससे क्या होता है, ये जो लिक्विडिटी थी इससे बैंक किस में इन्वेस्ट कर रहा था, लोन में इन्वेस्ट कर रहा था। अब लिक्विडिटी कम होगी तो बैंक लोन कम देगा या ज्यादा देगा, ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे समझाना है कि बैंक जो है वो लोन कम देगा या ज्यादा देगा जब उसके पास मनी सप्लाई ज्यादा होगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ, लिक्विडिटी कम हो गई। जब लिक्विडिटी कम हो गई तो बैंक क्या करेगा, जब कस्टमर, अब यहां पर क्या हो रहा था, देखो यहां पर समझिए, हमने बोला कि पहले हमारे पास सीआरआर कितना था 3% था, एसएलआर कितना था हमारे पास 18.50% था, टोटल रिजर्व कितना हुआ 21.50%, ठीक है। अब हमने क्या किया, सीआरआर को 10% कर दिया, एसएलआर को हमने कर दिया 20%, टोटल रिजर्व कितना हुआ 30%। अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पर जब हमने 100 से इसको माइनस किया तो हमारे पास पैसे बचे 78 रुपीज। ये किस में इन्वेस्ट हो रहा था, लोन में। अब मुझे ये बताओ कि जब लोन देने के लिए बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा तो बैंक लोन सस्ता बांटेगा कि महंगा बांटेगा, यानी लोन का इंटरेस्ट रेट कम होगा या ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो कम होगा। जब लोन का इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोगों को लोन क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, यहां पर लोगों की जो डिमांड होगी, यहां पर लोगों की जो परचेजिंग पावर होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में सप्लाई नहीं है, कम है, तो इसका मतलब चीजों के प्राइस रेट बढ़ जाएंगे। और इसी कंडीशन को हमने नाम दिया था किसका, इन्फ्लेशन का, ठीक है। तो हुआ क्या, जब हमारे पास लोन देने के लिए मनी सप्लाई क्या था, ज्यादा, तो बैंक ने लोन का जो इंटरेस्ट रेट था वो क्या कर दिया, कम किया। तो इसका मतलब लोगों को ज्यादा सस्ता लोन मिला, ज्यादा सस्ता लोन मिला तो उनकी परचेजिंग पावर क्या हुई, बढ़ी। परचेजिंग पावर बढ़ी तो डिमांड भी क्या हुई, बढ़ी। और डिमांड के अकॉर्डिंग जब सप्लाई कम थी तो चीजों के प्राइस रेट बढ़ गए और उससे क्या हो गया, इन्फ्लेशन, ठीक है। अब ये तो कंडीशन अराइज हो गई। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी का काम क्या है, इसको रोकना। तो अब हमें मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करना है और इस इन्फ्लेशन को हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो आरबीआई क्या करेगा, अपने सीआरआर को बढ़ा देगा, उस
ठीक है, इसने 3 से 10 किया, यहाँ 18.5 से क्या किया 20। अब क्यों बढ़ाया? क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी ज्यादा थी, इसीलिए इन्फ्लेशन हो रहा था, क्योंकि लोगों को सस्ता लोन मिल रहा था। अब जब यहाँ पर रिजर्व में पैसा ज्यादा जाएगा तो यहाँ पर जो मनी सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी? कम। जब मनी सप्लाई कम होगी तो लोन के लिए पैसा कम बचेगा, और जब पैसा कम बचेगा तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बैंक बढ़ा देगा। ठीक है, अब बढ़ा क्यों देगा? क्योंकि भाई कस्टमर बहुत सारे हैं और पैसा क्या है कम, तो वो ये थोड़ी कहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है आप मत आओ। अब वो क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये परचेजिंग पावर लोगों की क्या हो गई? कम। जब परचेजिंग पावर कम हुई तो डिमांड भी कम, और डिमांड और सप्लाई के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। डिमांड और सप्लाई के बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप कम होगा तो इससे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी आपकी? वो इक्वल। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो इन्फ्लेशन होगी वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, अब ये मत बोलना कि इससे डिफ्लेशन हो जाएगा, डिफ्लेशन नहीं हो रहा है। ये पहले से जो इन्फ्लेशन था उसको आरबीआई कंट्रोल करने के लिए उसने अपने जो रिजर्व्स थे, उसके पास जो अपने रिजर्व्स थे उसको उन्होंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। ठीक है, क्यों किया इंक्रीज? क्योंकि मनी सप्लाई कम होगी, मनी सप्लाई कम होगी तो लोन जो है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोगों की परचेजिंग पावर घटेगी, परचेजिंग पावर घटेगी तो डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो डिमांड और सप्लाई के बीच इक्विलिब्रियम होगा, और उससे इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी जब इन्फ्लेशन होगा तो आरबीआई जो उसके रिजर्व्स होता है उसको बढ़ा देता है। ठीक है, और जब कभी भी मार्केट में डिफ्लेशन होगा तो आरबीआई अपने रिजर्व्स को क्या कर देता है? कम। ठीक है, अब डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की कंडीशन को कैसे याद रखना है? जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम इन्फ्लेशन, जब डिमांड कम सप्लाई ज्यादा तो क्या होगा? डिफ्लेशन। ठीक है, तो जब भी डिमांड को कंट्रोल करना होगा तो हमें लोगों की परचेजिंग पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा। उनके पास पैसा कम होगा तो उनकी डिमांड ही नहीं होगी, जैसे अभी हो रहा है कोविड-19 के टाइम पर। और दूसरी कंडीशन डिफ्लेशन का मतलब जब डिमांड हद से ज्यादा कम हो जाए, यानी लोगों के पास पैसा ही नहीं आए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने रिजर्व्स को भी कम कर देगी। क्यों करेगी? ताकि जो बैंक्स हैं उनके पास मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। बैंक्स के पास मनी सप्लाई क्या होगा? बढ़ेगा। और जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो बैंक लोन सस्ता देगी, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इससे कंट्रोल होगा डिफ्लेशन। इससे क्या कंट्रोल होगा? आपका डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये पूरा क्लियर हुआ हो कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार जल्दी से हम इसको पढ़ लेते हैं वरना वीडियो जो है वो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको जो समझना है, देखिए CRR क्या है? द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट ए बैंक मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश विद द आरबीआई। इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है आरबीआई से बैंकों को, और इट कम्स अंडर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड है आपका SLR, द शेयर ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी दैट ए बैंक मस्ट मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में आएगा कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा, और आप लोग जो है कोई भी क्वेरी आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।